बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक 6.1 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स और इसी के साथ साथ सेकंड टॉपिक हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते जी, बुक आप अपनी ओपन कर लें क्योंकि इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ना यहाँ पे टॉपिक से पहले इधर एक दो लाइंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा, वो अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो आपको आता हो। देखिए जी, कहता है यू हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस, यानी कि पिछली क्लासेस में आप ये सीख के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। क्लास 8 में आप ये जानते हैं कि दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। किसी भी चीज़ पे आप नजर डालें वो चीज़ मैटर से मिलके बनी है। मैटर क्या है? मादा। इसकी डेफिनेशन आपने की थी क्लास 8 में कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई इन स्पेस, कोई भी चीज़ जो जगह घेरे, जगह कवर करे और मैस रखती है, उसे हम मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, द मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन। आमतौर पे इसकी 3 स्टेट्स मेंशन की जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नंबर 4 पे भी एक स्टेट है प्लाज्मा। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसका फर्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा का डिफरेंस भी देखेंगे। अभी फिलहाल बैकग्राउंड के तौर पे जो थोड़ा बहुत बताया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटे। अब सॉलिड के केस में आप जानते हैं क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो कहते हैं स्टिक टुगेदर, यानी कि एक दूसरे से ऐसे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इजीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके बिटवीन देखें यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इजीली मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे शेप भी तकरीबन क्या रहती है? सेम रहती है। इसको किसी भी चीज़ में आप लेके जाएंगे तो शेप चेंज नहीं होगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है। हाँ, अगर आप लिक्विड के केस में देखते हैं तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी क्या होती है बेटे? फ्रीडम, यानी कि ये इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि इसके कंपैरेटिवली इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मौजूद होती है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप चेंज हो सकती है। लिक्विड है ना, पानी को आप किसी एक टब के अंदर डालें उसकी शेप और होगी, टब की तरह बन जाएगी। उसी को आप ग्लास में डालें तो उसकी ग्लास की शेप आ जाएगी। इसी के साथ आप किसी और मर्तबान में डालें उसकी शेप वो अख्तियार कर लेगा। तो यहाँ पे शेप चेंज हो सकती है। इसी तरह से अगर गैस की बात करें तो यहाँ पे देखें और ज़्यादा स्पेस है तो पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इनके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, ये इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। तो इन दोनों केसेस के कंपैरेटिवली यहाँ पे पार्टिकल्स के हैं फ्री। सही है जी। तो बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लें। आगे इंशाल्लाह आपको चैप्टर 7 में बड़ी डिटेल में चीज़ें सारी बताएंगे, पॉइंट सारे मेंशन करवाएंगे। और यहाँ पे आप वाटर की एग्जांपल लें तो वो 3 स्टेट्स ये इख्तियार कर लेता है। देखिए, अगर वाटर जो है वो बर्फ़ की सूरत में है तो इसका मतलब वो सॉलिड है, सही है। वही वाटर जब लिक्विड की फॉर्म में आता है तो देखें वो लिक्विड आपका बन जाएगा। जो पानी आप पीते हैं वो आपके पास लिक्विड की फॉर्म में आ गया वाटर। इसी तरह से जब उस पर आप हीट अप्लाई करते हैं, यानी कि उसको आप आग के ऊपर रखते हैं तो वो आपका वाटर स्टीम बन जाता है, जो भाप बन के उड़ रही होती है। पानी आहिस्ता आहिस्ता देगची के अंदर कम होता जाता है और भाप जो है आबी बुखारात भी कह सकते हो, स्टीम भी कह सकते हो, वो उड़ रहा होता है, हवा के अंदर जा रहा होता है, तो वो आपके पास क्या है? गैस। तो इस तरह से एक ही एग्जांपल आप लेके उन 3 स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रही, बेसिकली वाटर ही है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट होती है। ये ना समझिएगा कि उधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि अरेंजमेंट तीनों की डिफरेंट है। लो जी, अब आखिरी बात, दीज स्टेट्स आर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पिछली बात के ये जो स्टेट्स आपको बताई हैं कि दीज स्टेट्स आर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, यही स्टेटमेंट वो दे सकते हैं कि स्टेट्स आर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द। आगे ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यू बन सकता है, तो जिसमें आपको ये वाली ऑप्शन नजर आएगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक छोड़ सकता है स्टेटमेंट या यहाँ तक छोड़ सकता है, बहरहाल आपने ये याद रखना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से ये स्टेट्स होती है। लो जी, ये कहानी थी फर्स्ट पैराग्राफ की। बस ये 2 लाइनें आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से कि द मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स। दीज
दीज स्टेट्स आर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बस ये 2 लाइनें अंडरलाइन कर लें। क्लियर है जी। अब आ जाए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 6.1 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं? अच्छा याद रखिएगा, सॉलिड्स की जो डिफॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी तरीका हो सकता है कि आप सॉलिड पे हीट अप्लाई करें तो वो मटेरियल भी आपका डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये केस डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। तो मैकेनिकल के ऊपर इसका मतलब ये होगा कि भाई आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिफॉर्म करेंगे, आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी चीज़ को आप पकड़ेंगे ना तो इसका मतलब देखिए आपने मैकेनिकल वर्क किया, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। डिफॉर्मेशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना, लेकिन हम जो तरीका यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल। तो बेटे फिर सबसे पहले डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन अगर आती है तो आप यही लिखेंगे, कहते हैं डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। कि कोई भी बॉडी जिसके ऊपर आप जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी की शेप, वॉल्यूम और साइज में चेंज आ जाए तो इसका मतलब होगा बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया। तो किसी भी बॉडी पे जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी की शेप, साइज और वॉल्यूम में जब चेंज आ जाए तो इसका मतलब होता है बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया। डेफिनेशन क्लियर है? आसान वर्डिंग मैंने आपको लिख के दी है, यही आप डेफिनेशन करेंगे। अब उसके एग्जांपल में आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास सपोज करो एक रबर का बॉल है, जो टेनिस बॉल भी आप ले सकते हैं, कोई रबर का आपके पास बॉल है, उसका इतना साइज है, ये देख रहे हो इतना साइज है। अब आप इसको पकड़ते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर देखें फोर्स अप्लाई करेंगे, ये सारी आपके पास क्या है? फोर्स। अब जैसे ही आप इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब देखें उस बॉडी के साइज में क्या आ गया? चेंज, उसकी शेप चेंज हो गई है। पहले उसका साइज देखें बड़ा था, अब ज़रा छोटा हो गया क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अब इसका मतलब ये बॉडी क्या हो गया? डिफॉर्म्ड हो गया। तो अब डिफॉर्मेशन ना 2 तरह की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्मेशन परमानेंट आ जाती है कि वो बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन में, शेप में, वॉल्यूम में वापसी नहीं आता, बल्कि उसमें चेंज आ जाता है पक्का पक्का, उसे कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जब उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन वो इतनी टेम्परेरी होती है कि आप जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी पहले वाली शेप में वापसी आ जाता है, अपनी शेप को रीगेन कर लेता है कि पहले वाली शेप में वापसी आ जाता है। इसका मतलब वहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हुई है, लेकिन वो टेम्परेरी थी, ठीक है। तो इस तरह से परमानेंट और टेम्परेरी 2 डिफॉर्मेशन होती हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अच्छा अब मैंने एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे ना वो एग्जांपल दे रहा है कि जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है उसमें कि स्प्रिंग, ये बुक की एग्जांपल है, लाइन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये देखें, स्प्रिंग विल रिस्टोर। तो स्प्रिंग जो है इसको आप खींचें, ज़रा ऐसे ही खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, मतलब उसके एक्स में, उसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो ऐसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखें उसकी शेप में चेंज आ गया, सही, उसकी लेंथ में चेंज आ गया, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो दोबारा वापसी आ जाएगा अपनी पहले वाली शक्ल में। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुई है, लेकिन टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। इसी तरह से आप रबर की एग्जांपल ले लें। अब रबर को भी आप खींचेंगे तो इसका मतलब वो डिफॉर्म्ड हो गया है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक रबर है, अब इसकी लेंथ देख लें कितनी है। अब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, इसको खींचता हूँ, देखें इसकी लेंथ में चेंज आ गया, तो डिफॉर्मेशन, सही है। अब मैं जैसे ही अपनी फोर्स को रिमूव करूँगा तो ये अपनी पहले वाली, देखें इसकी उतनी लेंथ है जितनी पहली थी, अब ये अपनी पहले वाली शेप में वापसी आ गया, इसकी वही लेंथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन थी वो क्या थी? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। बात समझ आ रही है? इस तरह परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होती है, उसकी भी एग्जांपल आपको देंगे। अच्छा अभी फिलहाल एक और एग्जांपल आपकी बुक दे रही है, टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट। यानी कि जो टेनिस बॉल है जब ये आके रैकेट से हिट करता है तो उस टाइम जो रैकेट के अंदर स्ट्रिंग्स हैं, छोटी छोटी तारें लगी होती हैं, वो ये नहीं होता कि वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, नहीं, उनकी पोजीशन में भी चेंज आ जाता है, वो भी लम्हे के लिए पीछे होती हैं, फिर अपनी शक्ल में वापसी आ जाती है, अपनी पोजीशन को वो रीगेन कर लेती है। इस तरह से जो टेनिस बॉल होता है वो रबर का बॉल होता है, वो भी जब आके रैकेट से हिट करता है तो थोड़ी देर के लिए वो उसकी जगह जो है बॉल की वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हुई है, वो हमें नज़र नहीं आता ना। अगर स्लो मोशन में आप देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि हाँ यार वाकई बॉल अंदर की तरफ प्रेस हुआ है टकराते हुए। तो वो जैसे अंदर प्रेस होगा तो इसका मतलब देखें डिफॉर्म तो हो गया। अब वो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को, शेप को रीगेन कर लेता है, मतलब पहले वाली सिचुएशन में वापसी आ जाता है कि हमें नज़र नहीं आता, दिखता नहीं है।
लेकिन बेटा यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हुई है, तो इसे कहते हैं कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। जितना मर्जी सॉलिड बॉडी आ जाए, जब भी वो किसी चीज़ से हिट करेगा तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन होगी। हाँ, ये अलग बात है कि वो टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन डिफॉर्मेशन होती है, ये ध्यान में रखिएगा। लो जी, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब बेटे अगली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक की साइड में ना एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन का। यहाँ से मैं डेफिनेशन करूँगा, फिर आप आगे चल के आपको बताऊँगा कि अगर बॉडी की शेप वॉल्यूम में परमानेंट चेंज आ जाता है तो उसकी कोई एग्जांपल दें, वो भी बताता हूँ। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद अब ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में वो बात कर रहा है कि सम मटेरियल्स सच एज क्ले, या देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट, सम मटेरियल्स सच एज क्ले डफ और प्लास्टिसिन डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल फोर्स, दे आर नोन एज इनइलास्टिक मटेरियल। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और जैसे आप फोर्स को रिमूव करें तो वो मटेरियल्स अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी ना आए, तो उन मटेरियल्स को आप क्या कहते हैं, इनइलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और MCQ भी बन के आ सकता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें वो एग्जांपल दे रहा है, जैसे वो कहता है ये बच्चे नहीं खेलते, क्ले यूज़ करते, आप भी करते होंगे क्ले। अब उसको जैसे ही आप थोड़ा सा खींचेंगे, अब वो अपनी पहले वाली शक्ल में थोड़ी वापसी आता है, वहीं का वहीं ठहर जाता है, सही, इतना नरम होता है ना। तो ये बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं, ये आप भी देख चुके हैं क्ले। इसी तरह से जो आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा जब आपकी वालदा साहिबा बनाती हैं तो उसको आप किसी चीज़ के साथ हिट करवाएं, उसके बाद उसमें चेंज आएगा, डिफॉर्मेशन तो हो गई। अब वो जैसे ही फोर्स वहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या वो अपनी पहले शक्ल में वापसी आ जाएगा आटे का पेड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे बस उसमें चेंज आ जाएगा परमानेंटली। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिसिन, ये भी बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी आपके पास है, इसमें भी परमानेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी पहले शक्ल में वापसी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन मटेरियल्स को आप क्या कहते हैं, इन इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। अब यहाँ से ना जो चीज़ हमने सीखी है, ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं, यहाँ से दो डेफिनेशन बन सकती है। वो डेफिनेशन होंगी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो आप पहले इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे कि मटेरियल्स कैन चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड विल रिटर्न। मैंने आसान वर्डिंग लिखी अपनी, मटेरियल्स कैन चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। जब एक मटेरियल पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। एंड विल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा आफ्टर द रिमूवल फोर्स। जब आप अपनी डिफॉर्म्ड फोर्स को, अपनी अप्लाइड फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो अपनी पहले वाली शेप में वापस आ जाएगा। दिस टर्म इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ये बुक है ना, देखें ये बुक है। अब इसके ऊपर इसकी पहले शेप देख ले, इसका साइज देख ले। अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये देखें, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो इसकी शेप में चेंज आ गया ना। अब मैं अपनी फोर्स को अगर रिमूव करूँ और बॉडी पहले वाली शेप में देखें वापस आ गया, तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस तरह कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचें फिर छोड़ें, वो अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सही है। अच्छा, अगर कोई बॉडी पे आपने फोर्स लगाई और बॉडी पहले वाली शेप में, शक्ल में वापसी नहीं गया, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो वो चीज़ मैंने आगे मेंशन कर दी है। अच्छा, इलास्टिसिटी में आप यही एग्जांपल दे सकते हैं, स्प्रिंग की दे सकते हैं, रबर की दे सकते हैं, टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे तो यहीं से लिखेंगे कि मटेरियल्स कैन चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। आगे लिखेंगे बट they do not return to their original shape when the force is removed। जब आप फोर्स को रिमूव करेंगे और बॉडी अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी नहीं जाएगा, ना जाए, तो फिर ये टर्म आपकी कहलाती है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी के अंदर एग्जांपल जो आप दे सकते हैं वो है कि बेटे इसी एग्जांपल को मेंशन कर दें, क्ले एड ऑफ प्लास्टिसिड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्ले। लो जी, इस तरह से जो आपकी बुक का ये पैराग्राफ था ना सारे का सारा, उसमें आपने ये दो डेफिनेशंस क्लियर कर ली, एग्जांपल्स आपको तैयार हो गई, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपको समझा दिया, स्टार्ट वाला पैराग्राफ हो गया। बस यही कुछ आपने बेटे यहाँ से याद करना है, तैयार करना है। क्लियर है जी। अब आ जाए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ से कहता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट। यानी कि कुछ मटेरियल्स होते हैं उनकी खास लिमिट होती है ना, तो कि वहाँ तक आप फोर्स अप्लाई करें
तो जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे, एक हद होती है, उसके बाद आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाएगा। लेकिन जैसे उसकी लिमिट से आप क्रॉस करेंगे तो फिर बॉडी पे जैसे आप फोर्स रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी पहले वाली शेप, साइज, वॉल्यूम में वापसी नहीं आएगा। ये वो बात कर रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट होती है, तो उसी इलास्टिक लिमिट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इट इज अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। कि जैसे आप बॉडी से अपनी फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अगर अपनी पहले वाली शेप में, साइज में, लेंथ में, वॉल्यूम में, कुछ भी आप यहाँ पे वर्ड मेंशन कर सकते हैं, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप में आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो टर्म तो कहलाएगी इलास्टिसिटी। और उस पॉइंट को जहाँ तक आपने फोर्स अप्लाई की थी, मैं ज़रा आसान कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक रबर है ना, अब इसकी इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होगा कि इसको खींचा, देखें फोर्स अप्लाई की, अब जैसे आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाएगा। तो जहाँ तक आपने इसको खींचा था ना, ये उसकी लिमिट थी, इससे ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। तो वो जो पॉइंट था ना कि जिस पॉइंट तक आप फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाए, वो पॉइंट आपका कहलाता है यील्ड पॉइंट, और उसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ज़हन में बैठ गई ना बात? तो उसके लिए बुक यहाँ ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन करेगी, हुक्स लॉ भी यहीं से डिफाइन हम करेंगे, लेकिन आपको भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। हाँ, अगर आप उस लिमिट से क्रॉस करते हैं, उससे आगे जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आगे प्लास्टिसिटी होगी, क्योंकि बॉडी अपनी पहले शक्ल में वापसी नहीं आएगी अगर आप फोर्स को रिमूव भी कर देंगे तो। अब देखें इस रबर को खींचे, अभी इसका कलर बिल्कुल येलो है, तेज है। जैसे इसको खींचेंगे, आप देखें ये देखें, अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अगर और फोर्स लगाता हूँ तो ये टूट जाएगा। अभी भी ये इलास्टिक लिमिट में है कि अगर मैं छोड़ तो अपनी फोर्स को रिमूव करता हूं तो ये देखें अपनी पहले शक्ल में वापसी आ गया। लेकिन एक हाथ होगी ना, इसको जरा और खींचेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, इसका मतलब परमानेंट चेंज आ गया, परमानेंट, ये देखें टूट गया। तो इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट से आप क्रॉस कर गए। तो जैसे ही आप उससे बियॉन्ड होंगे, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, द चेंज बिकम्स परमानेंट, तो उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। कुछ रबर ऐसे होते हैं ना जिनको आप थोड़ा सा खींचें, ज़्यादा हाथ से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दें, उसके बाद छोड़ें तो वो ऐसे ढीले ढीले हो जाते हैं, उनका कलर भी थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो ये वो बात कर रहा था, ठीक है। तो उसको ग्राफ से आपने समझना है तो वो आप ये समझ सकते हैं। देखें ये रबर का ही ग्राफ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है, इधर क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास एक्सटेंशन है, खिंचाव है, स्ट्रेन है। इधर आप स्ट्रेस कह लें, इधर स्ट्रेन कह लें, मतलब स्ट्रेस का वही फोर्स है, स्ट्रेन का मतलब वही है लेंथ, एक्सटेंशन। तो ये देखें ये रबर का ही केस है। आपने एक देखें रबर को ऐसे फोर्स लगाई, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती जा रही है ये यहाँ तक। अब ये वो पॉइंट आगे है, पॉइंट ए, जहाँ तक आपके पास ये क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ये देखें, अब मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ी सी और फोर्स लगाता हूँ तो ये टूट सकता है या फिर इसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो यहाँ तक देखें, जब ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब ये सारे का सारा यहाँ तक आप किसी भी टाइम फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, पॉइंट ए तक। फिर उसके बाद देखें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर उसके बाद देखें जब ये हमारे पास इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन चल रहा था ना यहाँ तक, अब उसके बाद वो कहता है कुछ मटेरियल्स में ऐसा भी होता है कि उस पॉइंट ए को थोड़ा सा अगर आप क्रॉस करें, थोड़ा सा, कुछ मटेरियल में ऐसा होता है कि पॉइंट ए को क्रॉस करने के बाद कुछ टूट जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उनकी फिर थोड़ी सी हद और आगे भी होती है। तो पॉइंट बी, ए से बी तक देखें थोड़ा सा और भी स्ट्रेट लाइन है, हल्का सा चेंज आया है ग्राफ में, लेकिन अभी भी पॉइंट बी तक वो कहता है कि कुछ मटेरियल में ऐसा होता है, हम देख चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि अगर पॉइंट बी तक आप पहुंच जाएं तो भी अगर फोर्स को रिमूव करें तो वो अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से ये भी हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट। लेकिन ये हर केस में आपको नजर नहीं आएगा, ये कुछ मटेरियल में आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आप बी से आगे जाते हैं, क्रॉस करते हैं यहां से, फिर देखें ग्राफ आपको बता रहा है कि अब नहीं, अब परमानेंट चेंज आ चुका है। तो यहां पे फिर क्या है, प्लास्टिसिटी। यहां पे बेटे फिर क्या है, प्लास्टिसिटी। अब उसके अंदर परमानेंट चेंज आ चुका है, और चेंज हो सकता है कि उसमें वो ना टूटे, लेकिन उसके अंदर चेंज परमानेंट आ चुका होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो ये सारा आगे प्लास्टिसिटी का होगा। फिर आगे कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी है, लेकिन जैसे थोड़ी सी और फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा।
उससे आगे फिर वो जाहिर सी बात है ग्राफ नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद अगर आप फिर भी फोर्स लगाते हैं तो वो फिर ब्रेक कर देगा, जिसे आप कहते हैं डक्टाइल या ब्रिटल, कि या तो लचकदार हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। लो जी, ये पूरा ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का। बस यही कुछ आपने तैयार करना है, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। अब हम इसी ग्राफ से हुक्स लॉ को भी डिफाइन करेंगे और उसके 1-2 MCQs भी डिस्कस करते हैं। अब है जी 6.2 हुक्स लॉ। तो आपकी बुक वाली सारी वर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन की, आप इसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे। कहता है इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड, जब आप एक फोर्स F अप्लाई करते हैं ऑन अ स्प्रिंग पर टू स्ट्रेच आर कंप्रेस, तो स्प्रिंग या तो कंप्रेस हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है, उसके अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है, या वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, द एक्सटेंशन आर कंप्रेशन x, यानी कि जब उसके अंदर खिंचाव पैदा होगा तो उसकी लेंथ को आप नाम दे रहे हैं x का, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई है, और कंप्रेस हो रहा है तब भी उसकी लेंथ छोटी हो गई है पहले की निस्बत, तो इसका मतलब वो भी क्या है, x है। तो कंप्रेशन और एक्सटेंशन को वो x से शो कर रहा है। हैज़ बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि यही जो एक्सटेंशन है x है, ये डिपेंड कर रहा है बेटे किस पे, अप्लाइड फोर्स पे, कि जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर खिंचाव ज़्यादा पैदा होगा। फोर्स अप्लाई करते जाए ज़्यादा करते जाएंगे, खिंचाव ज़्यादा आता जाएगा। तो जो x का रिलेशन है वो f के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वही यहाँ पे कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी कि वो आगे ना जाए, इलास्टिक लिमिट की हद तक रहते हुए जो x का रिलेशन है वो क्या है, f के साथ डायरेक्ट है। तो जिस तरह से आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन। ठीक है, यानी कि आप स्प्रिंग को जब स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज, उसके अंदर खिंचाव आता जा रहा है, तो वही आपकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको हम x कह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए x ज़्यादा कब होगा बेटे, जब आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और जैसे ही आप फोर्स कम करेंगे तो एक्सटेंशन भी कम प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग के अंदर, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर आप एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और वो हुक्स लॉ ने जो कांस्टेंट यूज़ किया है उसे हम बेटे कहते हैं k। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप वर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे k मेंशन कर दें। ठीक है, और आगे क्या है आपके पास, x है, कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें आपकी मर्जी है। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से ये k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमारा k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ से इस k को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, k अपनी जगह पे रहेगा, F/x ये उसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो k किसके इक्वल आ गया बेटे, F/x के इक्वल आ गया। लो जी, इस तरह से आप स्प्रिंग कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आप हुक्स लॉ की डेफिनेशन, वर्डिंग, स्टेटमेंट यही मेंशन कर दीजिएगा और साथ में उसका फार्मूला भी मेंशन कर दें। यहाँ तक तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब ये जो k है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहता है इन फैक्ट, यानी कि इसको मेजर करने का तरीका बता रहा है। इट इज़ अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये डिपेंड करता है स्टिफनेस पे, यानी कि अगर आप स्प्रिंग की स्टिफनेस मालूम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू मालूम कर ली है। तो ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, स्टिफनेस कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। तो जितना स्प्रिंग हार्ड होगा इसका मतलब उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये देखिए ना, मैंने यहाँ पे ज़रा स्प्रिंग मोटा करके बनाया, इसका मतलब ये स्प्रिंग हार्ड है। तो जो स्प्रिंग हार्ड होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, ज़्यादा। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ध्यान में रखेगा, MCQ बन सकता है। ठीक है, अच्छा, जो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, जिसको हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे, खींचेंगे तो उसके अंदर इजीली एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, वो आसानी से खींचा जा सकता है। इसका मतलब उसकी स्टिफनेस क्या है, कम है। मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में बेटे, कम रहेगी, लेस रहेगी। ऊपर एरो है तो इसका मतलब ज़्यादा, नीचे एरो है तो इसका मतलब कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट है। लिख दूँ यहाँ पे, इस केस में स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट, जिसकी वजह से उसके k की वैल्यू क्या होगी, कम। यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो क्या है बेटे, हार्ड, सख्त है, तो उसकी स्टिफनेस भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा इस केस में, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो MCQ क्लियर, मेयर करने का तरीका बता दिया। ये टॉपिक आपका यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, फिर यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, यहाँ तक पहुँच गए। आखिरी पॉइंट है SI यूनिट, यानी कि इट्स यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर।
तो यूनिट की अगर हम बात करें के की यूनिट की, तो यहाँ से देखें फोर्स का न्यूटन, एक्स एक्सटेंशन है, लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो आपके पास के का जो यूनिट आएगा, के का जो यूनिट आएगा वो क्या होगा बेटे, न्यूटन पर मीटर। इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। लो जी, आपके पास है स्प्रिंग कांस्टेंट के का यूनिट आ गया, कहानी ख़त्म हो गई। अगला जो पैराग्राफ है ना ये वाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू ये पक्का आएगा कि ये जो मैंने आपको ग्राफ समझाया था पिछली स्लाइड में, तो ये ग्राफ आपने लाजमी जहन में रखना है। इधर से वो आपसे स्लोप पूछ सकता है कि देखें ना, यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, फोर्स। आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये भी हो सकती है ना यहाँ से कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि एक बॉडी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो कब होती है, जब बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करें। तो वो इलास्टिक लिमिट की हद तक जब बॉडी पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी स्ट्रेस के अप्लाई करने से, तो वो स्ट्रेन स्ट्रेस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे उतने ही बॉडी में स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी इलास्टिक लिमिट की हद तक। तो वो भी डेफिनेशन आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग आप मेंशन बेटे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक वर्ड यही वाला याद रखें। तो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, सही है। अगर आप किसी की बुक से देख रहे हैं तो ये भी ठीक है। फोर्स का मतलब वही स्ट्रेस है, स्ट्रेन का मतलब वही एक्स है। क्लियर जी। तो यहाँ पे आप स्ट्रेस कह दें, यहाँ पे आप स्ट्रेन कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो अब हमने ना इस ग्राफ से स्लोप निकालना है। अब स्लोप का फार्मूला आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर याद रख लें, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। अब देखें स्लोप होता क्या है, ढलवान। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर्स के अंदर। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस पे चढ़ना चलना आसान है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। अगर वर्टिकल लाइन है तो इस पे चढ़ना मुश्किल है। ये वर्टिकल लाइन है, इस पे चढ़ो ज़रा, आके चढ़ जाओगे नहीं ना, तो इसका मतलब इसका स्लोप ढलवान क्या है, बहुत ज़्यादा। तो स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब इन्फिनिटी। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन आ जाए, देखें इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो जिस पे चढ़ना चलना आसान उसका स्लोप कम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, जैसे आप अर्थ पे चल रहे होते हैं, कितना आसान होता है चलना, तो स्लोप ज़ीरो है। फिर वर्टिकल लाइन का इन्फिनिटी होता है। अब इन दोनों में से मुझे बताएं किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है। इसका ज़्यादा है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के करीब है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब है, तो यहाँ स्लोप क्या है, कम। ये स्लोप का मतलब है। फार्मूला याद रख लीजिएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे देखें हमारा ग्राफ ये है ना, तो इसमें देखें वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, फोर्स एफ। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आप ले लें फोर्स एफ, डिवाइड बाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन, या कह लें उसको एक्स। तो ये आ गया एक्स। अब देखें हमें यही स्लोप निकालना है ना इस एफ एक्स ग्राफ का। एफ एक्स ग्राफ का या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखें एफ ओवर एक्स किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है, के के बराबर। तो ये चीज़ बेटे किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो आप कहेंगे जो हमारा एफ एक्स का ग्राफ है ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन का, यहाँ से स्लोप हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट की, स्प्रिंग कांस्टेंट की। लो जी, इस तरह से, ठीक है जी। ये पक्का एमसीक्यू आएगा। ये वाला पैराग्राफ भी यहाँ तक एंड हो गया, टॉपिक आपका ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ ना पिछली स्लाइड के अंदर। अब अगले पेज में ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, सही है, प्रैक्टिकल आपको इंशाल्लाह करवाएंगे परफॉर्म। आगे है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, कि जो आपको ये बात पढ़ाई है स्टेटमेंट कि एक्सटेंशन डिपेंड कर रही है बेटे किस पे, फोर्स पे। यानी कि फोर्स जितनी आप बढ़ाएंगे एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी को हम हुक्स लॉ कह रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये तकरीबन हर जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जिसके लिए आपकी बुक ये 3 एग्जांपल्स बेसिकली मेंशन कर रही है, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो कहता है टेक्नोलॉजी, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पे स्प्रिंग आएगा वहाँ पे इसका मतलब हुक्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। यही चीज़ वहाँ पे चल रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग का केस हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो आगे फिर वो अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो वो कहता है इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंग स्केल्स हैं, स्प्रिंग स्केल्स में क्योंकि स्प्रिंग यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से वो कहता है बैलेंस व्हील है,
इस तरह मैकेनिकल क्लॉक्स हैं, गैल्वेनोमीटर है, सस्पेंशन सिस्टम है इन व्हीकल्स ऑफ मोटर बाइक्स। इस तरह से वो कहता है डोर हिंजेस, जहाँ कब्जे लगे होते हैं दरवाज़ों के, वहाँ पे भी समटाइम्स स्प्रिंग लगाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि जैसे हम डोर को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर वहाँ पे हिंजेस के बिटवीन स्प्रिंग लगाया गया है। अच्छा, वहाँ पे स्प्रिंग आ गया तो इसका मतलब हुक्स लॉ। इस तरह से वो कहता है मैट्रेसेस, कुछ बेड आपके पास ऐसे होते हैं ना जिनके नीचे वहाँ पे उसके जो रॉड लगे होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, अक्सर आप हॉस्पिटल में देखते हैं स्प्रिंग वाले मैट्रेसेस। तो उसके बाद वो कहता है जी मटेरियल टेस्टिंग मशीन इन सारों में एटसेट्रा। ये बहुत सारे उसने यहाँ पे वर्डिंग मेंशन कर दी एग्जांपल्स के तौर पे कि इनमें आप देखें कि स्प्रिंग यूज़ हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई हो सकता है, हो रहा है बल्कि, ठीक है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। अगली लाइन में वो कह रहा है हाउएवर हुक्स लॉ अप्लाइज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस। हुक्स लॉ अप्लाई होगा एक स्पेसिफिक रेंज तक। इलास्टिक लिमिट की उसने बात की थी ना, देखें विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। वैसे तो अमूमन हम यहाँ तक की बात करते हैं क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, लेकिन अगर हम कुछ मटेरियल की बात करें तो हमने ऐसे देखे हैं मटेरियल जो ए से बी पॉइंट तक उनका ग्राफ तो ये वाली सिचुएशन आती है, लेकिन यहाँ तक भी पहुँचे तो वो अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी आ जाते हैं, लेकिन ये कुछ मटेरियल ख़ास हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 100% बात करें तो वो यहाँ तक आपके पास इलास्टिक लिमिट बनता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे तो वो आपका पॉइंट ए तक ये इलास्टिक लिमिट रहेगा। क्लियर है? तो सिर्फ ये वाला जो केस है ना, ये वाला आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिमिट है, लेकिन मैं थोड़ा आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि ए पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जब आप पॉइंट बी तक जाते हैं तब भी उनका चांस होता है कि वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने इनको नाम दिया है इलास्टिक लिमिट का। अदरवाइज बस आप यहाँ तक याद रखें। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है आगे परमानेंट चेंज आ जाता है, बॉडी अपनी पहले वाली शक्ल में वापसी नहीं आता, लिहाजा वो प्लास्टिसिटी है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो एक पॉइंट आता है जहाँ तक वो ब्रेक कर जाता है, जिसे ब्रिटल और डक्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हुक्स लॉ अप्लाइज विद इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस एक्सीडिंग द रेंज आर लिमिट रिजल्ट्स इन परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर आप इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करेंगे फिर इसका मतलब है कि उस बॉडी की डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट होगी। एंड नो लॉन्गर फॉलोज हुक्स लॉ, फिर वहाँ पे आप हुक्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहे। सम ऑफ द यूजेस आर एलाबोरेटेड बिलो, जैसे वो कहते हैं नीचे हमने मेंशन कर दी है, यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, स्प्रिंग स्केल्स बनाए गए हैं ये वाले। फिर उसके बाद ये साथ भी आप देख सकते हैं ना, ये तो अक्सर आपने देखा होगा स्प्रिंग स्केल कि यहाँ पे हुक लगा हुआ है, यहाँ से आपने वेट पुट करना है तो अंदर देखें यहाँ पॉइंटर लगा होता है और इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ऊपर नंबर भी मेंशन किए होते हैं। जैसे यहाँ से वेट लगाओगे, अटैच करोगे तो वो पॉइंटर जो है वो नीचे की तरफ आएगा। आप देखें स्प्रिंग के अंदर खिंचाव आ गया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई है, तो पॉइंटर नीचे आ जाएगा, उसके सामने देखोगे कि कौन सा नंबर आ रहा है वो आपका, इसका मतलब वेट मालूम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है तो एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड कर रही है फोर्स पे, ठीक है। तो एक्सटेंशन जितनी फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, वेट ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, खिंचाव उतना ज़्यादा आता जाएगा, एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, उसके लिए सारा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। उसके बाद बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, ये अक्सर आप साउंड आपको सुनाई देता है, पुराने बादशाह जो यूज़ कर रहे थे क्लॉक मैकेनिकल, आजकल कहीं कहीं यूज़ हो रही हैं, टंग टंग ऐसे आवाज़ आती है ना, वो वाली मैकेनिकल क्लॉक की बात कर रहा है। उसके अंदर इस तरह से ग्रेडी सेट लगे होते हैं, ये चेन आपको नज़र आ रही है जिस तरह से ये वाले। अब ये सेकंड वाली नीडल, मिनट वाली, घंटों वाली, उसके हिसाब से इनकी सेटिंग की होती है। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से वो अब सेकंड वाली कैसे आगे जाएगी, मिनट वाली, वो सारा जो अरेंजमेंट की होती है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि द बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल क्लॉक्स यूज स्प्रिंग टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम में टू एंड फ्रो मोशन होती है, फोर्थ एंड बैक मोशन होती है, इसी तरह से वो यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग लगा होता है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन द रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। उसकी स्पीड को बेसिकली वो कंट्रोल कर रहा होता है कि सेकंड वाली कब जाएगी, मिनट वाली कैसे जाएगी, ये चीज़। तो इस तरह से आप ये भी एग्जाम्पल मैंशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है जी आपके पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी स्प्रिंग लगा होता है,
इसको आप खोल के देख भी सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं लैब में पड़ा होता है गैल्वेनोमीटर, जो कि बेसिकली करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू। वैसे एमीटर होता है करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को हम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको चल के डिटेल में पढ़ाएंगे क्लास 10th में। अभी फिलहाल देख लीजिएगा, कहता है गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, इट मेक्स, ये एमसीक्यू बन सकता है, मार्क कर लीजिएगा। इट मेक्स यूज ऑफ अ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग, यानी कि छोटा सा एक स्प्रिंग लगा होता है, जैसे बाल होता है ना बारीक सा, उस तरह से वो एग्जांपल दे रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग जार है, ठीक है, ये पड़ा है जिस तरह से गोल गोल करके। तो इस तरह से वो कहता है गैल्वेनोमीटर के अंदर भी यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग लगाया जाता है, विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू जीरो पोजीशन। गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल लगी होती है ना, जैसे ही करंट पास करता है तो वो नीडल आगे चली जाती है। इसका मतलब देखिए वहाँ पे स्प्रिंग काम कर रहा है कि करंट पास करेगा तो उसके लिहाज से वो नीडल आगे गई है, और जैसे ही करंट पास नहीं करेगा तो नीडल पीछे आ जाएगी। तो आगे जाना पीछे आना ये बेसिकली स्प्रिंग की मदद से हो रहा है। तो इसीलिए वो आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दे रहा है कि भाई यहाँ पे भी हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो आखिर में कहता है द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू विद इन द रेंज। लो जी, ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास होगा डेंसिटी का टॉपिक, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लें कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इस तरह से अगर आपने टॉपिक को समझ ली है, सारी चीज़ें तैयार कर ली, फिर चाहे जो मर्जी एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आ जाए, कंसेप्चुअल, आपको इंशाल्लाह वो आता होगा। तो उम्मीद है कि आप इसी टॉपिक को इस तरह से तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।